हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई बंधुओं, कैसे हो आप सब लोग। थोड़ा फीका फीका सा इंटरव्यू क्या इंटरव्यू क्या स्टार्टिंग हो गई क्या। तो कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी उदास है, उदासियन वीडियो है, क्योंकि क्या है, इसमें मैं आपको मेरी गलतियां बताने वाला हूँ। ये ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो हर एक सी एस्पिरेंट करता है, क्योंकि उसको इसकी नॉलेज नहीं होती, डीप नॉलेज नहीं होती, जिसके कारण वो बाद में बचता है। थोड़ी बहुत हेयर स्टाइल जमा, पता नहीं चेहरा जमता है कि नहीं, आप लोगों को मैं फिट करता है कि नहीं, जमा नहीं। तो अब मैं बता दूं कि 9 मंथ्स में जो मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि ये मिस्टेक मुझे एक अटेम्प्ट लगा सकती है या फिर मेरा टाइम खत्म कर सकती है। तो सबसे पहला मैं बता दूं कि जो मैं नवंबर 22 वाला अटेम्प्ट मैंने दिया था, ठीक है, दिसंबर 21 फाउंडेशन पास। उसके बाद मैं दिसंबर के 26 दिसंबर के आसपास ही मैंने पढ़ने का डिसाइड कर लिया था कि मैं दोनों ग्रुप्स दूंगा। मैंने क्लासेस के लिए अच्छी टीचर्स ढूंढने इकट्ठे करे एंड मैंने मतलब सोचा था कि 70 to 80,000, क्योंकि मतलब बता रहे थे कि इतना खर्चा हो जाता है तो इससे ज्यादा बजट बाहर नहीं निकलने दूंगा। तो पहले लिस्ट ऑफ टीचर्स निकली, उनके डेमो लेक्चर्स देखने लग गया। तो सबसे पहले मिस्टेक यही हुई थी कि मैं टीचर्स के डेमो लेक्चर्स इतने देखने लग गया था, इतने मतलब कि मेरा 1 महीना उसी में चला गया। सबसे पहली गलती कि टीचर सेलेक्ट करना है। देखो भैया, टीचर्स कैसे भी हो, मेहनत तो आखिरकार हमको ही करनी पड़ेगी ना। तो मुझे यार ये समझ नहीं आया कि मैं इतने डेमो लेक्चर्स देख क्यों रहा हूँ। हाँ, ये बात है कि मुझे बहुत सारे टीचर्स पसंद नहीं आ रहे, जैसे कि अकाउंट्स में परवीन शर्मा सर पसंद था, लेकिन उनकी कोर्सेज बहुत हाई थे। परवीन जिंदल सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं। अब ये प्रॉब्लम आ रही लो में, यार लू किससे लू। मोहित सर यार एक वो बहुत बीच में बहुत डिस्टर्ब करते थे मुझे, क्लासेस उनकी मतलब रेगुलर नहीं रहती थी। जब भी लाइव रहते ना तो थोड़ा सा पढ़ाते फिर बच्चे से पूछते, थोड़ा सा पढ़ाते फिर बच्चों से पूछते, मतलब आई उनकी टीचिंग पसंद। दूसरा फैक्टर जो मैं ऐसे कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ आपको, हर्ष गुप्ता सर, यार उनका अभी नाम सुना नहीं यार, इतना चलता है कि नहीं चलता। अंकिता पाटनी में यार बहुत महंगा पड़ रहा है मुझे। एंड अमित पोपली सर यार मुझे कोई और एक भंडारी सर है, पता नहीं मैं, जिनका सबसे टॉप पे नाम चलता है, मतलब बुक्स बुक्स सब है, पर यार उनके हवर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, कोस्टिंग के लिए राहुल गर्ग सर फाइनल हो गए थे, और एक पुरुषोत्तम सर थे, लेकिन मेरे को पसंद नहीं आया तो मैंने राहुल सर से, क्योंकि मेरे को क्या पढ़ा था, कोस्टिंग और एफएमइको का कॉम्बो में रहता है, दोनों में उनके नाम है, और कॉम्बो क्या सस्ते होते हैं, तो मैंने कॉम्बो भी, इसीलिए मैंने दिमाग लगाया था कि मैं सस्ती चीज करने में कॉम्बो भी एक फैक्टर हो सकता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा था, लो ऑडिट और ये आईएसएम एसपीसी क्लास से ले लेता, अंकिता पाटनी मैम, हर्षद जाजू सर एंड स्वप्निल पाटनी। ऐसा दिमाग चला रहा था, तिगड़म चला रहा था, और एक बजट बना रहा था अपना कि 70 से 80 हजार नहीं निकले। कोस्टिंग में एक आशीष लाल सर, बाप रे इतने महंगे क्लासेस देते हैं भाई, मतलब मेरे को टीचर्स को भैया पढ़ा रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन यार बजट बहुत ही बाहर निकल रहा है इनकी, मतलब प्राइसों के कारण। टेक्स में बीबी सर एंड राजकुमार सर के भी काफी मतलब बहुत बहुत बच्चे पढ़ते थे, मतलब लेकिन मेरे को पसंद आ गया तो मैंने ले लिया। विशाल भट्ट सर यार पसंद तो थे, लेकिन बहुत महंगे पढ़ते थे, इसलिए भी नहीं लिया था। एंड उसके बाद आता है एडवांस अकाउंट परवीन जिंदल सर, है ना। और ये बात सुन लेना, इसमें क्या गलती हुई, यूं मत यार ये टीचर्स बना रहा है अपने, मेरा टाइम वेस्ट नहीं, सुन लो मेरी बात, क्योंकि आपको बहुत सारे डाउट्स आते हो, फिर मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करते हो, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करा है, इसलिए। उसके बाद आता है सबसे गंदा ऑडिट, यार इसमें आ रहा है हर्षद जाजू सर, मुझे ऑलरेडी इनका नाम काफी सुना था, तो यार इनसे लूं, बट यार ये पढ़ा रहे हैं यार, बहुत डाउट है, क्योंकि मैंने सुना था ऑडिट इज द डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर एवरी स्टूडेंट, तो इंक्लूडिंग द टॉपर। एआईएसएम में आता है, लेकिन एआईएसएम ऑडिट यार इसकी क्लासेस में अच्छी लेने की सोच रहा था, क्योंकि आगे भी फील्ड में मुझे स्टार्ट ऑडिट में जाना है, तो अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज मुझे दे सके। 3 नाम फंस रहे, कपिल गोयल, नीरज अरोड़ा सर और हर्षद जाजू सर। नीरज अरोड़ा सर बोलते कि 90, उनकी जब डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि 90% ही पढ़ाते हैं वो, 10% मतलब कोर्स कवर नहीं होता। फिर मैंने सोचा यार 90% पढ़ाते हैं, पैसा कम ले रहे, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है कभी में। बट जब पता लगा कि 90 ऑडिट 90% ही कवर हो सकता है, 10% उसमें क्या रहता है, वो जो चैप्टर 9 होता है ना, उसके कारण पूरा हो ही नहीं सकता वो। एंड उसके बाद आती है कपिल गोयल सर, एक भैया ना रुपेश ढिंगा भैया है, मतलब एक यूट्यूबर है वो भी, उनने भी बोला था कि मतलब यार वो है ना सिर्फ लाइन का मतलब समझाते, कोई ऐसा मतलब मजे नहीं आते उनकी क्लासेस लेने के बाद। उसके बाद आता है हर्षद जाजू सर, मैं उनके डेमो लेक्चर से देखते जा रहा, भाई मुझे बहुत डाउट हो रहा था उन सर पे, क्या लू के नहीं लू। अभी मेरा बैड रिव्यूज है, क्योंकि उनके बुक्स है ना काफी अच्छी नहीं लगी मुझे, मतलब एमसीक्यू बुकलेट में मजे नहीं आता, उनकी एमसीक्यू बुकलेट ठीक नहीं है, क्वेश्चन आंसर बुकलेट अरेंज नहीं है, पैसे बहुत ज्यादा ले लेते, पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं है। क्लास समझा पूरा अच्छा से रहेंगे, अब समझाते तो नीरज अरोड़ा सर ही, उनकी एमसीक्यू बुकलेट ये सब मिल जाती है, तो फाइनली अभी भी मैं सबको रिकमेंड नीरज अरोड़ा सर ही करता हूँ। एंड उसके बाद आता है एआईएसएम,
अब स्वप्निल पाटनी सर या फिर आप अमित टाटे सर ले लो, अमित टाटे सर मुझे जम नहीं रहते मैंने, और स्वप्निल पाटनी सर का मैं ये डाउट रहता है यार कि यार ये तो सिर्फ लाइन बाई लाइन समझा रहे, लाइन बाई लाइन तो समझेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकली दिखा रहे चीजों को, अब मुझे रटाएंगे कैसे, रटने पे मुझे डाउट हो रहा है इनके पे। तो फिर वो और एफएमईको के लिए मैंने राहुल सर डिफाइन कर दिए थे। तो फिर मैंने इस तरीके से एक कॉम्बो देखे मैंने कि किन किन टीचर्स के कॉम्बो मिल जाएंगे, तो कॉम्बो वाला बजट मैंने डिजाइन करा है, कॉपी में सारी चीजें लिख लिख के, और 70 से 80 हजार के बीच में ना खर्चा कर लोगों के लिए मैंने फैकल्टी ली नहीं थी, सेल्फ स्टडी में गया कि अब इससे ज्यादा बजट बना, बहुत बजट बाहर निकल रहा था। बट फिर मुझे आखिरकार आगे बताऊंगा कि मेरे को एक टीचर की, हर्ष गुप्ता सर की फर्स्ट एक क्लास लेनी पड़ी थी। हर्ष गुप्ता सर इज द बेस्ट टीचर फॉर यू, आई थिंक सो, मुनीश भंडारी को छोड़ के। हाँ मेरे को याद है ना, मुनीश भंडारी, मतलब हर्ष गुप्ता सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आप उनकी डेमो लेक्चर्स या फिर उनके जो मैराथन है उससे खुद पता लगा नहीं, तो पता चल गया ना कि डेमो लेक्चर्स देखने, बट जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं कि आप डेमो लेक्चर्स देख के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ, आपको अगर किसी टीचर के रिव्यू लेने हो ना, तो टेलीग्राम पे उनके पर्टिकुलर ग्रुप्स बने होते हैं जो स्टूडेंट्स खुद बनाते हैं, उसपे से किसी भी रैंडम 10 बच्चों को उठा लेना और उनको लिख देना भाई आपका कैसा रिव्यू, आपको समझ आती कि नहीं, ठीक है। एक टेक्निक बदल गई ना, टेलीग्राम पे जाना है, रेस्पेक्टिव टीचर के ग्रुप ढूंढने, जैसे कि एग्जांपल परवीन मैंने लिखता हूँ, जैसे कि लो किसके लिए, अंकिता पाटनी मैम, तो अंकित पाटनी मैम के भी स्टूडेंट्स के ग्रुप बने रहते हैं, या फिर मुनि जैसे कोई सा भी नया टीचर है, यार नया टीचर कौन है, ये कौन है, शुभम सिंगल, वो कैसा पढ़ाते हैं, लो पढ़ाते हैं वो, तो कैसा पढ़ाते हैं, तो उनके स्टूडेंट ग्रुप पे कोई गया, उसमें से रैंडम 10 बच्चों को मैंने मैसेज कर दिए, आप पता लगा सकते, आपको पता चल जाएगा कैसे, रैंडम को भैया भैया यार कि ये शुभम सिंगल सर लोग कैसा पढ़ाते हैं, उनसे पूछ लो, ऐसे रैंडम 10 जनों को मैसेज कर दो, और क्योंकि एक को करोगे ना तो बायस भी रिव्यू हो सकता है, 10 को करो, फिर उसमें जो भी मेजरली पॉइंट आ रहे हैं कि अच्छा ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, कि ये इसमें ये लैकिंग है, ये डाउट सॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं, जीडी आपको लेना है, पीडी आपको लेना है, उसके हिसाब से प्राइस आप डिटरमाइन करना उसके बाद, और इसमें 2 से 3 दिन की प्रोसेस लगाना, ज्यादा दिन की प्रोसेस मत लगाना, क्योंकि आखिरकार टीचर नहीं स्टूडेंट को ही मेहनत करनी पड़ती है अच्छे नंबर लाने में। टीचर तो आपको पढ़ा देंगे लेकिन रिवीजन में खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी ना, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अब आता है टाइम फॉरवर्ड करूं, जनवरी से स्टार्ट कर दी थी क्लासेस, लेकिन स्पीड से बेटा फरवरी में, फरवरी महीने से मैं स्पीड से बैठा, मैं लेक्चर्स देखने लगा, बट अब गलती ये कर दी कि मैं सिर्फ क्लासेस देखने में ही ध्यान नहीं चल रहा, मेरा ये हो गया कि लेक्चर्स किस पहले पहले नई नई चीज आती है, अरे यार लेक्चर्स कंप्लीट करते रहता हूं, लेक्चर कंप्लीट, लेक्चर 1 कंप्लीट, लेक्चर 2 कंप्लीट, ऐसे लेक्चर मेरे को, मतलब जब मेरा लेक्चर फिनिश होता था ना, जब बड़ी खुशी होती थी, बट उस लेक्चर में से क्या नॉलेज ले रहा हूँ ये मैं ध्यान नहीं देता था, मैं देखता था टाइम, अरे अभी भी 40 मिनट बचे, ओहो अभी भी यार 20 मिनट बचे, अरे यार अभी 20 मिनट बचे, और नोट्स कंप्लीट करने में ध्यान देता, बस मैं यूं देता ही नहीं कि यार लेक्चर में समझने में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, उसने एक टाइम शेड्यूल नहीं बनाया मैंने उस टाइम कि मेरे को लेक्चर किस टाइम देखना है, सेल्फ स्टडी के लिए कितना समय निकालना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है लेक्चर नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी, आप कितना खुद को पढ़ा रहे हो, लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, एक दिन लेक्चर देखोगे 2 से 3 दिन बाद उसमें क्या पढ़ा था आप वो चीज भूल जाओगे, अगर आपने सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं दिया, सेल्फ रिवीजन के लिए टाइम नहीं दिया। सबसे बड़ी चीज आती है, प्रॉब्लम आती है, वो है थियरी सब्जेक्ट्स में, थियरी सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर सेल्फ स्टडी का टाइम देना पड़ता है। सबसे पहले गाइड ले लेना अपने, मतलब गाइड मतलब अब सीनियर स्टूडेंट से पूछ लेना कि किस तरीके से टाइम टेबल बनाया जाए, किस चीजों को मेजरली ध्यान में रखा जाए। मैं सिर्फ जैसे कि प्रैक्टिकल, जैसे सब्जेक्ट हो गया, जैसे राव सर उनकी सिर्फ कॉस्टिंग के क्वेश्चन कैसे सोल्व कर रहे हैं ध्यान दे रहा हूँ, और लेक्चर फिनिश कैसे करते हैं, मैं दूसरे दिन उन्होंने क्या पढ़ा उसको ना देख रहा हूँ, ना खुद जो होमवर्क वो देते थे उसे खुद से ना कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ी गलती हुई थी। अकाउंट्स में भी सेम, लेक्चर कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट, मजे आ रहे हैं, मैं खुद से क्वेश्चन को सोल्व करके देख ही रहा हूँ, मतलब मेरे माइंड में तो कुछ नहीं गया, डब्बा ही है अभी भी माइंड, सिर्फ लेक्चर देख के खुशी हो गई है। इससे आपको पता है टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि बाद में जब आप रिवीजन करोगे ना फिर से आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे, क्योंकि आप भूल चुके होंगे ना कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, क्योंकि आपने हाथ में तो उनको बिठाया नहीं, फॉर्मूलाज तो आपका याद आते नहीं, किस तरीके से सर ने किस पॉइंट को बोला था कि अच्छा ये पहले होगा, ये क्वेश्चन सोल्व होगा, मतलब इस तरीके से सोल्व होगा, वो मेथोडोलॉजी तो आप भूल चुके होंगे ना, क्योंकि आपने हाथ से लिख के तो देखा नहीं था। इसीलिए सेल्फ रिवीजन पे टाइम अप्रोप्रिएटली डिवोट कर देना। ये आप सोचोगे ये कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है, कुछ माइंडेड रहते हैं बच्चे तो पहले से उनको याद रहती है ऐसी गलत काम नहीं करना है।
बट मैं बता दूं ये मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं जो लेक्चर्स कंप्लीट करते जाते हैं और मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान नहीं देते। अब जो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना यार, ये मैंने कॉपी में लिखी क्योंकि जिस टाइम मेरे माइंड में वर्ड्स आ रहे थे ना, मैं कॉपी पेस्ट करके। तो सुनो मेरी बात, ये वो बच्चे अच्छे समझ पाएंगे जिनने राहुल सर से क्लासेस ली, और जिनने नहीं लिए वो वीडियो छोड़ के मत जाइए। मैं समझाता हूँ क्या होता है। जैसे पर्टिकुलर टीचर क्या राहुल सर होम पजल देते थे तो उसमें से क्वेश्चन अपने को देते हैं, वैसे आपके जो टीचर क्लासेस देते हैं या फिर आप खुद सेल्फ पढ़ते हो तो होमवर्क करते होंगे। तो राहुल सर ने मुझे जैसे मतलब पर्टिकुलर जैसे उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन सोल्व करने, अब मैं होम पजल लेके बैठता और क्वेश्चन सोल्व करने बैठता, होमवर्क अजय मुझे दिया गया था, ठीक है। अब जब मुझसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता यार, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता यार, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा। अभी तो थोड़ी देर पहले लेक्चर देखा था मैंने, यार कुछ याद नहीं आ रहा इसमें कैसे एप्लीकेशन करना है, और मैं कुछ नहीं करता, मैं एकदम से लेक्चर लगा के बैठ लेता और फिर अरे अच्छा ऐसा हुआ था, अरे 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 ऐसा हुआ था, अरे मैं भूल गया ये शिट। ये सबसे बड़ी गलती होती है, खुद का दिमाग चलाया नहीं, थोड़ा सा अगर आया नहीं तो मैं लेक्चर लगा के बैठ गया, दिमाग को तो फोर्स करा नहीं भाई, थोड़ा ध्यान दे, सोच 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 क्या हुआ होगा, बस लेक्चर लगा के बैठ गया, क्वेश्चन सोल्व करने लग गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट लाइफ की। पता है होमवर्क का रियल मतलब क्या होता है? ताकि आपका दिमाग खुले, आप क्वेश्चन का फॉर्मेट समझे, फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझे। बट अगर मुझसे एक क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हुआ ना तो मैं फ्रस्ट्रेट होके होमवर्क छोड़कर लेक्चर देखना स्टार्ट कर देता, और लेक्चर देखना स्टार्ट कर दिया तो माइंड तो वापस आ रहे हाँ शांत। अब क्योंकि उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी है, टीचर मेहनत कर रहा है और आपका हाथ मेहनत कर रहा है, लेकिन दिमाग मेहनत नहीं कर रहा है, वो तो कॉपी पेस्ट कर रहा है बस, उसके अंदर कुछ नहीं जा रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है, कॉपी को कॉपी पे, इसके अंदर भी तो कुछ डालना पड़ेगा ना। तो ये अब इसका सॉल्यूशन ये है बाबा कि अगर एक क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो फ्रस्ट्रेट मत होइए, वेट करो, इतने बाकी कोई बचे हुए क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है, होमवर्क के वो बाकी बचे, एंड फिर माइंड को शांति हो जाएगी कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन तो सोल्व कर लिए, ये डिफिकल्ट होगा कम से कम मैंने मतलब बाकी बच्चे सोल्व कर दिए, एंड अब इसे शांत मन से सोल्व करो एंड देखना आपको अगली आपकी गलती खुद ब खुद नजर आ जाएगी, जिसके कारण आप पहले क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे थे। एंड अगर फिर भी नहीं हो रहा, चलो ठीक है, इतना तो हौसला रखो कि आपने अब दिमाग तो लगाया, अब आप लेक्चर देखिए एंड फिर जो आपने गलती करी थी उससे पता लगाइए एंड क्वेश्चन के ऊपर नोट कीजिए कि मैंने जब इसे सोल्व किया था ना पहली बार तो मुझसे यह गलती हो रही थी, और वो गलती आपको हमेशा याद रहेगी और आप उसे कभी भी दोहराओगे भी नहीं। यह इसके पीछे का बैक लॉजिक, क्योंकि जब तक है ना माइंड पचता नहीं है ना उसे कुछ याद ही नहीं रहता। जैसे मैंने पचा तो मुझे हमेशा माइंड को याद रहेगा, जब मैंने क्वेश्चन थर्ड सोल्व करा था ना तो मैंने एक गलती करी थी और उसमें मेरे को काफी माइंड एफर्ट लगाने पड़े, लेकिन अब ये एफर्ट नहीं लगाते ना तो वो अगली बार आपको याद भी नहीं आता, अरे क्या एफर्ट लगाया, वो लेक्चर ही देख लिया था ना उसकी जगह आपने, लेकिन अब माइंड को मेहनत करनी पड़ी थी, एफर्ट लगाना पड़ा था, तो आपको जो एफर्ट लगाया था वो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो सेकंड थर्ड नंबर फोर्थ नंबर पता नहीं कौन सी नंबर गलती, लेकिन आपको ये इसे दोहराना नहीं है और इससे सीख लेना है मेरी गलती। एंड नेक्स्ट जो मिस्टेक मैंने करी थी ना वो थी प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाना। कुछ लोग तो टाइम टेबल ही नहीं बनाते, और टाइम टेबल बनाते हैं तो उसे प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते, या प्रॉपर्ली उस जो टारगेट्स आपने टाइम टेबल में बनाए थे उसे रिव्यू नहीं करते। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आपको प्रॉपर्ली टाइम टेबल बनाना है। अब आप लोग बोलेंगे भैया यार हमें टाइम टेबल बनाने नहीं आता, हमें टाइम टेबल में बहुत प्रॉब्लम होती है, भैया आप ही बना दो। तो यार मैं कौन होता हूँ, आप अपनी बॉडी के बारे में अपने से खुद ज्यादा जानते हो कि मैं आपकी बॉडी को आपसे ज्यादा जानता हूँ। आपको किस टाइम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, किस टाइम थियरी पढ़ना पसंद है, किस टाइम आपको पढ़ना ही पसंद नहीं है, या आप ज्यादा जानते हो आपके हिसाब से कि आपकी बॉडी को कि मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। तो यार सिंपल है ना, जैसे आपकी बॉडी है, जैसे आपको मॉर्निंग में थियरी सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, मॉर्निंग में थियरी पढ़ लो, मेजोरिटी को मॉर्निंग में थियरी पढ़ना पसंद है क्योंकि उस टाइम आपको नींद नहीं आएगी, बाकी टाइम तो नींद आएगी। तो इस टाइम से देख देख के अपनी बॉडी को समझ समझ के एक टाइम टेबल अच्छा सा बना लो। शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने आप को फोर्स तो करना पड़ेगा, भाई बना ले, ये तेरे अच्छे के लिए, ये अच्छे के लिए, ये जब तक आप खुद को फोर्स नहीं करोगे टाइम टेबल भी नहीं बनाओगे। एंड टाइम टेबल इज द की फैक्टर फॉर एनीवन सक्सेस। डेली टारगेट्स रखो थोड़े थोड़े, उन्हें रिव्यू करते जाओ कि मैंने इतना चैप्टर पढ़ने की सोची थी, इतने लेक्चर्स कवर करने की सोची थी, वो आज मैंने करे कि नहीं करे तो रात में लेट सो, जिसमें अगले दिन आपको मतलब अगली बार कभी भी इसे रिपीट ना कर पाओ। एक बार तो पनिशमेंट देना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक बार बताता हूँ, जैसे मैंने ना एक दिन मस्ती कर ली थी तो मेरे को शाम तक मेरे टारगेट पूरे नहीं, मैंने इतनी सजा थी कि मैं उस दिन सोया नहीं। अगले दिन माइंड को यार
बदल गया था। फिर वो अपने आप बोलने लग गया अगले दिन, यार मेहनत कर ले भाई, कल की नींद भी पूरी नहीं होने दी इसने मेरे को, इतनी कठिन सजा दी। या फिर जो भी आपको कठिन लगता है, जैसे आप ये भी सुरेंद्र, मतलब आपके हिसाब से जो भी आपको डिफिकल्ट सजा लगती है ना, वो अपने आप को दे देना। उसके बाद आपका माइंड उस चीज को रिपीट होने ही नहीं देगा, वो खुद ही ट्रिगर कर देगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसे प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना। बहुत जने कहते हैं लेकिन आप लोग प्रैक्टिकली इसे अप्लाई नहीं करते हो, बहुत आलसी हो। प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना एंड खुद ब खुद आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। एंड हाँ, डेली टारगेट भी बनाना कि डेली कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट, हाँ मैं ये लाइन वापस रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, कितने लेक्चर्स देखने हैं उसके, सेल्फ स्टडी के लिए भी थोड़ा टाइम देना। अब आती है गलती ऑफ नॉट मेकिंग हिंट्स कॉपिंग, हिंट्स कॉपिंग, HINTS। ठीक है, तो अब हिंट्स कॉपी होती क्या है, इसके लिए तो मैंने जो वीडियो डाल रखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पर सर्च कर देना डायरेक्टली हाउ टू मेक हिंट्स कॉपी बाय अंशुल गुप्ता। ठीक है, तो हिंट्स कॉपी क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये प्रॉब्लम डीप में समझाता हूँ। क्या होता है कि जैसे मैंने परवीन जिंदल सर से क्लासेस ली, अब जो भी आप रेस्पेक्टिव फैकल्टीज से क्लास लेते हो, कोई सी भी फैकल्टी हो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ढेर सारे क्वेश्चन भर के दे देती है ताकि अपन प्रैक्टिस कर पाए। अब मैंने जब पहली बार उन्होंने क्लास में करवाया, जब तो कर लिए, फर्स्ट रिवीजन करने गया तब भी कर लिए, अरे हाँ ठीक है हो गया। बट जब सेकंड या अब सब टीचर्स बोलते हैं कि 2 से 3 नंबर ऑफ रिवीजन तो करने पड़ेंगे जब जाके आप इन सब्जेक्ट को रिटेन कर पाओगे दिमाग में, ताकि एग्जाम से लिख पाओगे। अब मैं यूं सोचता भाई फर्स्ट रिवीजन में मेरा इनमें इतना टाइम चला गया, इतने सारे, जैसे एक चैप्टर में 40 से 50 क्वेश्चन होते थे, अब उन्हें वापस से रिपीट करके लगाना, इसमें ही मैक्सिमम टाइम मेरा चला जाता था। अब मैं थियरी सब्जेक्ट पे टाइम कहां से दूं, एक ही सब्जेक्ट में कभी कभी एक ही क्वेश्चन पे इतना उलझा रह जाता था कि एक ही क्वेश्चन में पढ़ा रह जाता और उसके आगे बढ़ नहीं पाता। तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, भैया यार मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, मेरा रिवीजन ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा यार इसे टाइम कैसे कवर करूं, और बार बार मुझे है ना हर क्वेश्चन, जब मैं जैसे टाइम लेक में करता, जैसे एक बार रिवीजन करा अकाउंट्स का, उसके बाद 1 महीना हो गया, फिर उसके बाद टच कर रहा हूँ, तो उसके बाद मुझे, मैं 1 महीने बाद उस सब चीज को भूल जाता था और वापस से पूरा क्वेश्चन दिमाग लगा के सोल्व करना पड़ता। अरे यार इस क्वेश्चन में हुआ क्या था, इसमें नया पॉइंट क्या था, उसे पूरा सोल्व करना पड़ता। फिर मुझे इस तरीके से मेरा रिवीजन जो रहता था ना, वो बहुत टाइम खींच लेता था और मेरे पास या तो स्टडी करने के लिए टाइम नहीं होता था, या फिर दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए टाइम नहीं बचता था। तो इसी को ओवरकम करने के लिए मैंने हिंट्स कॉपी बनाई थी, जिसमें मैं क्या करता हूं, हर एक क्वेश्चन में, जैसे कि क्वेश्चन 1 लिख दिया मैंने बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 बेसिक क्वेश्चन प्लस इसमें सेल ऑफ राइट वाला पॉइंट कवर हुआ है। और जो कॉपी रहती थी उसमें मैंने ग्रीन कोई से भी नई जैसे कि ब्लू पेन से आप नोट बनाते हो या ब्लैक पेन से नोट बनाते हो, तो मैंने उस एक नई कलर पेन ली ग्रीन कलर से और उस नए पॉइंट को हाईलाइट कर दिया, और उसका नया जो सॉल्यूशन हुआ उसको भी हाईलाइटर पेन से हाईलाइट कर दिया, ताकि मैंने जो हिंट कॉपी में लिखा है और इसको पता लगा सको, अच्छा इस क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन 3 में ये नए पॉइंट है, और मुझे उसे डबल से सोल्व नहीं करना पड़े, बस मैं देख के समझ जाऊं, अरे फिर मेरे माइंड को अपने आप ट्रिगर कर जाएगा कि हाँ इसमें नई बात यही हुई थी। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन का बुक का वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहता है, उसमें मेजरली बहुत सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, वो आप हाथ से लगा के देख लेना। तो इस टाइप से चैप्टर के मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कवर करो, मतलब लिख के देखोगे, टाइम भी कम लगेगा एंड बाकी जो क्वेश्चंस बचेंगे उन्हें हिंट्स कॉपी की मदद से देख लोगे। इससे आप पूरा चैप्टर भी रिवाइज कर पाओगे, उसी में कम समय भी लगेगा, आप फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगे, दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम भी बच पाएगा। आपको सी इंटर की जर्नी में हार्डवर्क करना भी सीखना है, स्मार्ट वर्क करना भी सीखना है। ये जब मुझे प्रॉब्लम आई थी तभी मैंने इसका सोल्यूशन निकाला है, विदाउट प्रॉब्लम में इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाता। मुझे बहुत गहरी प्रॉब्लम आई थी जब भी मैं ना अकाउंट्स लेके बैठता, कोस्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है यार, कोस्टिंग कितने बड़े बड़े क्वेश्चन यार, इसमें नया पॉइंट क्या होगा यार, नया पॉइंट जब तक लिखवा नहीं, अगली बार अगर 1 महीने बाद मैंने उसे लीव अपार्ट करके फिर रिवाइज करा, अरे यार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, ओ यार मैं कैसा बेवकूफ बच्चा हूं यार, थोड़े दिन पहले तो पढ़ा था यार, अब याद नहीं आ रहा मुझे। इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन बनती है। अगर आप इसे मजाक मान रहे हो तो मानो, फिर खुद गलती से नहीं पड़ेगी, अभी से इसे अपनी जर्नी में अप्लाई करना लगाने लग जाओ, तो आपको आगे जाके सब सब्जेक्ट में एक बैलेंस बन जाएगा कि इसको भी रिवीजन करने का टाइम है, इसे भी पढ़ने का टाइम है। ठीक है, समझ में आ गई है मिस्टेक? ठीक है, अब नेक्स्ट मिस्टेक पे चलते हैं। अगली मिस्टेक बताने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको और कुछ आपकी भी मिस्टेक आती है ना, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप दे दिया है,
उसमें से आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना, मैं हमेशा आपको टेलीग्राम पे, सबसे ज्यादा याद रखना मैं डाउट्स रिप्लाई करूंगा तो यूट्यूब के, उसके बाद आते हैं टेलीग्राम के। उसके अलावा मैं किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आपको आईडी मिलती है मेरी, उसमें मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। इंस्टा हो गया, कुछ भी हो गया, मैं सिर्फ रिप्लाई करूंगा। सबसे पहले टॉप पे प्रायोरिटी आती है मेरे लिए यूट्यूब, उसके बाद आता है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज कर देना, वो भी मैं आपका 1 से 2 दिन में रिप्लाई कर दूंगा। यूट्यूब के तो बहुत जल्दी कर दूंगा। यूट्यूब पे कहता हूँ हमेशा प्रायोरिटी है। मैं अगर खुद आपको यूट्यूब पे बोल रहा हूँ कि हाँ, अगर जैसे किसी को लिख दिया कमेंट में कि आप टेलीग्राम पे मैसेज करो मेरे को, तो उस बंदे को तो और भी जल्दी कर, ठीक है। आपको कुछ भी पर्टिकुलर डाउट आता है आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे को नो प्रॉब्लम है आपको डाउट सॉल्व करने की। अब इसके बाद की जो गलती आती है वो आपको पता ही होगा, सब आता है आईपीएल का महीना। अब कौन ऐसा बंदा होगा यार जो आईपीएल का दीवाना नहीं होगा। कुछ परसेंटेज वो एक्सेप्शन में लीव अपार्ट उन्हें करते हैं, लेकिन किसको आईपीएल देखना पसंद नहीं आता है अपन बॉयज में। यहाँ सब क्रिकेट के दीवाने होते हैं इंडिया में वैसे। अब आता है आईपीएल का महीना, अब पढ़ाई भी चल रही है और आईपीएल भी चल रहा, ऐसा माइंड डाइवर्ट होता था। अगर घर में टीवी चल रही, रोहित ने मारा छक्का, धोनी ने मारा छक्का, भाई ऐसा मतलब कि भाई माइंड डाइवर्ट होकर डायरेक्ट मैं रूम से बाहर निकल के एक बार देखने चला जाता। ऐसा बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी आईपीएल में बुमराह का एक ओवर देखना, बुमराह फेवरेट है मेरा, तो बुमराह का एक ओवर देख लिया। एक ओवर देखते देखते अगला कुछ ऐसा आउट हो गया तो मैं उसका कंटिन्यूसली। आईपीएल ने बहुत टाइम वेस्ट कराया। तो इसी तरीके से आपकी भी जर्नी में आईपीएल आएगा, नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगा, ईद आएगा और कोई से भी फेस्टिवल जो आते हैं वो आपका बहुत टाइम वेस्ट करने की सोचेंगे। बट आपको इसके लिए खुद एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, आपको माइंड को बचा के रखना पड़ेगा। पहले बता देता हूँ, ये हर एक स्टूडेंट की जर्नी में बहुत बड़ी, जैसे शादी पार्टीज भी आ जाती है, शादी बर्थडे, ये भी बहुत। बट पहले ही सोच लो कि आपको एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा लगाना है कि एक शादी छोड़नी है। एक शादी छोड़ दोगे तो अटेम्प्ट नहीं लगेगा, या फिर एक आईपीएल छोड़ दोगे तो आप बाद के सारे आईपीएल खुशी खुशहाल देख पाओगे। लेकिन अगर आपको यही आईपीएल खुशहाल देखना है तो फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट एक बढ़ जाएगा। अब ये आपको डिसाइड करना है। आपको माइंड को लॉजिक तो पता ही होगा ना कि मुझे आईपीएल, उसको खुद समझा दो भाई, ये माइंड समझ जाओ, या तो ये आईपीएल देख ले, ये अगले आने वाले आईपीएल में भी ऐसे ही पूरा आईपीएल नहीं देख पाएगा, सिर्फ नंबर ऑफ अटेम्प्ट एक और बढ़ गया ना, तो उसमें भी तेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी। खुद प्यार से समझा देना अपने माइंड को, नहीं समझे तो एक और अटेम्प्ट बढ़ा देना अपने, ठीक है। पर इनकी कुछ और एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यूँ ट्राई कर सकते हो, अपनी मम्मी पापा को रिस्पेक्टिवली बता दिया, क्योंकि अभी आईपीएल है, कुछ भी हो जाओ, कितना भी माइंड को समझा लो फिर भी बहुत प्रेशर रहेगा। तो मम्मी पापा को बोल दो जैसे मैं आईपीएल देखने के लिए आऊँ टीवी में, आप मुझे जानबूझ के अंदर बता दो, या फिर आपके छोटे भाई बहन उनको बोल दो कि भाई अगर मैं आईपीएल बाहर देख रहा हूँ ना, तो तू मतलब उनको कुछ भी ऐसा मत दे देना कि मेरी चीजें मतलब टाइप से मेरी मम्मी पापा से कंप्लेंट कर देना या फिर कुछ भी कर देना। छोटे भाई बहन पता है ना बहुत तगड़े रहते हैं, क्योंकि उनको अपन डांटते रहते हैं ना, तो उनका ऐसा रहता है, वो अपने को जानबूझ के फिर आईपीएल नहीं देखते देंगे। अगर एक बार उन्हें बता देना कि बस मेरे को खींचना और उनसे बोल देना मेरे को ताने देना तो कुछ भी करना टाइप से, ऐसे टाइप की कुछ भी मोटिवेशन करना, कुछ नई ट्रिक्स ढूंढो। आप बैठे बैठे फालतू क्या रहते हो, क्यों सोचो अरे यार मेरे को कैसे बचा सकता हूँ कि आईपीएल में देखूँ, अपनी उसकी वाली कसम दे देना आप तो, या फिर अपनी माँ की ये क्या बता रहा हूँ, आईपीएल अरे फ्रस्ट्रेट हो गए थोड़ी देर देख लिया, उसके बाद अरे बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, मोटिवेशनल वीडियो देख लेना, उसके बाद आप आईपीएल देखने में जाओगे। थोड़ा देर 1-2 घंटे के लिए मोटिवेशन काम करता है, 1-2-3 घंटे में आईपीएल भी खत्म हो जाएगा, फिर क्या देखोगे ठीक है, उसके हाईलाइट्स देखोगे, फिर सुबह खड़े होगे, हाईलाइट्स में टाइम जाता नहीं, ठीक है। या फिर भुगतो, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं, भुगतना ही पड़ेगा फिर आपको, भुगतो, लेट नाइट पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको लेट नाइट तक पढ़ना पड़ेगा। हाँ ये बात है, अगर वो स्टूडेंट फिर और लेट नाइट तक पढ़ने के लिए स्वीकार कर सकता हो, भुगतो फिर आप खुद, ये उसका सोल्यूशन है। अब आती है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इज नॉट एनालाइजिंग आईसीआई's एग्जाम पैटर्न, कि किस तरीके से आईसीआई क्वेश्चन पूछती है, किस सब्जेक्ट में किस तरीके का पैटर्न चला आ रहा है। एबीसी एनालिसिस में यहाँ मतलब नहीं कह रहा हूँ, एबीसी एनालिसिस से भी आप पढ़ सकते हो। एबीसी एनालिसिस क्या होता है, ये सी एंटर स्टूडेंट थोड़ी देर अभी जब आप पढ़ने लगोगे ना, अपने आप वीडियोस देखोगे सब समझ जाओगे, ठीक है। तो मैं सब्जेक्ट को जान नहीं रहा हूं कि उसका पैटर्न क्या चला आ रहा है। जैसे कि ऑडिट में कौन सा पॉइंट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा ट्रू फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन सा पोर्शन आईसीआई के मॉड्यूल में अच्छा इस पैराग्राफ से एमसीक्यूज आ सकते, क्योंकि आईसीआई जो अपने एमसीक्यूज पूछता है ना, वो आउट तो होने नहीं देता, एमसीक्यू वाला पेपर जो रहता है वो तो वहीं रखवा देता है। तो अपने स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता यार कि किस तरीके से एमसीक्यूज आएंगे, ऑडिट में किस तरीके से ट्रू फॉल्स आते हैं, किस तरीके से उन्हें आंसर किया जाता है, ट्रू फॉल्स की क्या अहमियत रहती है,
ईआईएसएम में एमसीक्यूज की क्या अहमियत रहती है, लो में एमसीक्यूज की क्या अहमियत रहती है, किस पोर्शन से कैसा आ सकता है, मेजोरिटी इसकी चांसेस है कि नहीं, ये समझना कि आईसीआई छोटे से छोटे पॉइंट से भी क्वेश्चन बना सकती है। आपको पता ही होगा ना, पहले के समय जब महाराजा युद्ध पे जाते थे तो अपना प्लान बनाते थे। आपने सबने बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसमें भी प्लान बनाया था ना, जब वो कौन सा लास्ट में काला काला वो मुंड बुड्ढे साना पुंड बुड्ढे ऐसे युद्ध हुआ था, वो जो बोलता था ऐसी भाषा, कल कुल शूट पाड़ कुछ टट कुछ कुछ, आप क्या बोलते थे पता नहीं। तो उससे जब युद्ध हुआ था तो उन्होंने प्लान बनाया था ना, रणनीति बनाई थी। तो ये आपका जो सीए इंटर है ना जर्नी, ये भी एक सीए इंटर, एक पूरी सीए जर्नी, ये एक महासंग्राम है। इसे विदाउट प्लान, स्ट्रैटेजी और उस इन सब में कंसिस्टेंसी के बिना आप इसे युद्ध को जीत नहीं सकते हो। तो पहले आपको सब्जेक्ट्स को समझना होगा, उनके पैटर्न्स को समझना होगा। जैसे फॉर अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट मैं रेफर करता था कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, नवीन सर क्लासेस आती है, आप टाइप कर देना यूट्यूब पे, या फिर दूसरा जो सब्जेक्ट है यूट्यूब पे उनका समझना कि हाउ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दिस सब्जेक्ट। जैसे अकाउंट्स में कौन सा चैप्टर 10 मार्क्स के लिए आता है, कौन सा सब चैप्टर 20 मार्क्स के लिए आते हैं, किस चैप्टर में से बड़े क्वेश्चंस आएंगे, किस चैप्टर में से छोटे क्वेश्चन आएंगे, एएस के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पर पढ़ तो लिया चैप्टर में, पर अपन ने सोचा नहीं कि अच्छा इसमें से इस क्वेश्चन में से ऐसा पॉइंट आ सकता है। प्रैक्टिकल चैप्टर्स में से किस फॉर्मूलाज में मेजरली ध्यान दिया जाता है, ये सब आपको पहले से समझना पड़ेगा। इंतर आप क्या होता है कि ये पॉइंट ऐसा है कि भी आपको प्रॉब्लम इसमें समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन आप जर्नी अपनी चालू करोगे ना, उस टाइम अपने आप को समझ में आ जाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो देखते होंगे, एमटीपीज भी पढ़ते होंगे, आरटीपी ही अरेंज रहती है चैप्टर वाइज, एमटीपी अरेंज नहीं रहती, उसमें प्रॉब्लम आती मुझे कि मैं प्रीवियस ईयर्स कैसे मार्क करूँ अपनी कॉपी में। तो उसके लिए मैं सेपरेटली एक काम कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे एमटीपीज चैप्टर वाइज कर दूंगा, या फिर मैं प्रीवियस ईयर्स के एमटीपीज नहीं मिलती तो उनको अरेंज करके मैं डाल दूंगा। लिंक सब आपको है ना याद रखना, जो भी मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब में उसकी चीज़ों की लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, ठीक है। मुझे याद रही, नहीं याद रही तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, भैया आपने बोला था पर आपने करा नहीं, फिर उसके बाद में विद इन 24 आवर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब आती है कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, जैसे कि क्या होता है कि कुछ मेरा छोटा भाई है, उसको स्कूल के प्रोजेक्ट्स मिलते थे, तो मैं सी एंटर की पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, उसके प्रोजेक्ट बनाने में ध्यान देने लग गया, मैं उसको जिताने में ध्यान देने लग गया। या फिर छोटा भाई मेरा मोबाइल देखता तो मैं उसको बार बार रोकना, क्योंकि मेरे को उसे मोबाइल नहीं देखने देना, तो उस पर ध्यान देना। सी एंटर जर्नी पे तो ध्यान नहीं दे रहा, उस पर ध्यान दे रहा। और यार पढ़े के टाइम पढ़े पे फोकस नहीं करना, कभी टीवी चल रही है, जेठालाल का शो आ रहा है, अच्छा जेठालाल क्या डायलॉग बोल रहा है, पहले तो लेक्चर देखिए उसे रोकू यार तो सुन लूँ। कोई सी मूवी चल रही, फेवरेट सीन आ गया तो थोड़ा सा देखा, उसके बाद रूम में आ गया, फिर भी वही में मन में चल रहा है यार उसने उसको प्रपोज करा होगा कि नहीं करा होगा यार, उसने उसको रोज दिया होगा नहीं, उसको गेस बनी थी कि नहीं बनी थी, उसको 2 नंबर आई कि नहीं है, अभी भी वही चल रहा है माइंड में। रूम में आ गया, पढ़ने भी बैठ गया, लेकिन माइंड में दूसरी चीजें चल रही। तो इन सब चीजों पे भी आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर आप लेक्चर देख रहे हो लेकिन दिमाग बाहर है, तो लेक्चर जितना भी सुन लो लेकिन वो दिमाग में नहीं जाएगा आपका। अब इसके बाद प्रॉब्लम आती है ये है कि आईसीआई ने जब मैंने बुक ऑर्डर करी थी ना, बहुत डिले करी थी यार, उसके मैसेजेस नहीं आते कि आपका कंफर्म हो गया, कि आपकी बुक्स चलने लग गई है। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता और मेरे को ऐसी चुल मची रहती कब आएगी मेरी बुक, कब आएगी, क्योंकि मुझे ना हर एक नई चीज की बहुत चुल मची रहती। तो मैं आईसीआई के ना 50 नंबर उनकी डायरेक्टरी से उठाता और उसमें फोन लगाता रहता, हेलो मैम मेरे को आप क्या बुक्स वाले मतलब बुक्स पोर्टल से बोल रहे हो, आईसीआई के सीडीएस पोर्टल जो भी नाम है, और क्या आप मेरा ट्रैकिंग नंबर ये सब दे सकते हो, मैंने ये सब करी थी। उनको डिस्टर्ब करता रहता। आईसीआई आधे नंबर तो काम करता नहीं आता उसका। आईसीआई मुझे बुक्स में प्रॉब्लम दे रही थी, तो इसमें भी मैं क्या रहता था, मुझे चुल मची रहती, मैं टाइम वेस्ट करता रहता, पढ़ी साइड में, मुझे पहले बुक्स मंगानी, भाई उन बुक्स की जरूरत भी नहीं रहती, जबकि क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन सबके पीडीएफ रहते हैं ना भैया, अभी पीडीएफ से नहीं, भाई चुल मची रहती। कब मेरी मतलब जैसे अगर टीचर्स की बुक आती तो कब आती, डीटीडीसी कुरियर से आती थी तो उनको फोन लगाता, भाई कहाँ चली, कहाँ तक पहुंची। कभी कभी ये बीच में आईसीआई में हमारे टाइम में ऐसा प्रॉब्लम हुई थी कि एडमिट कार्ड्स रिलीज होने में मतलब एक दिन का डिले हो गया था, तो मैं उस दिन फोन लगाता जा रहा कि आईसीआई वालों ये आपकी वेबसाइट हैंग हो रही है,
उस दिन पूरा, अरे यार मैं ऐसा फ्रस्ट्रेट हो गया, अरे मुझे तो आज ही एडमिट कार्ड चाहिए, मुझे कहाँ पे मेरा सेंटर लगा है, कहाँ सेंटर लगा है क्यों नहीं पता चल रहा मुझे। मैं लैपटॉप में ये देख, अरे कि मेरी साइट नहीं खुल रही क्या, दूसरे खुल गई। मैं यूट्यूब पे उस पर कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहा, सॉल्यूशन फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, मेरी आईसीआई की वेबसाइट नहीं खुल रही उस दिन। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, एक दिन उसमें टाइम वेस्ट हो गया। बीच में रामायण महाभारत आई थी, तो उनकी वेब सीरीज जब यूट्यूब पे रिकमेंड होती तो पूरी देखने लग जाता। कुछ भी अगर इंटरेस्टिंग वीडियोस यूट्यूब पे रिकमेंड हुई उसे देखने लग जाता। ऐसे टाइम वेस्ट होते गए मेरे। छोटी छोटी चीजों ने मेरा जो मतलब है ना ऐसा भेड़ा गर्द करा है, जिसके कारण अटेम्प्ट लगा ना। आपको ये लग तो छोटी छोटी चीज रही हुई, लेकिन जब इसका समय बढ़ा दूं ना मैं, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। और वो सब एक अटेम्प्ट को कोर्स करना इजीली, बहुत इजीली, पढ़ाई से इजीली माइंड डाइवर्ट कर देते हैं ये चीजें अपनी। अब आती है एक और प्रॉब्लम, वो है ऑडिट एंड एआईएम। ये सब्जेक्ट इतने गंदे हैं ना भैया, यार इनको जितना पढ़ लो मुझे समझ आ नहीं रहा। अब मेरे पास थे सारे टॉपर्स, उनके नंबर मतलब 2017 से लेके 2021 तक के सारे आईसीआई के इंटरमीडिएट के टॉपर्स के मेरे पास नंबर थे। आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं उनके नंबर्स। मैंने उनके पर्सनल नंबर्स में उनको फोन लगा, भाई आप दीदी मुझे ऑडिट सब्जेक्ट बहुत बार पढ़ लिया, मैं 2 से 3 बार रिवाइज करके बैठा हूँ, फिर भी मेरे माइंड से रिकॉल नहीं हुआ, क्या करूँ। तो वो भी यही बोलते, भाई हमने भी ऐसे ही पढ़ा था, हमें भी रिकॉल नहीं होते थे, मेमोरी टेक में नेमोनिक्स बना, छोटे छोटे पॉइंट्स में कवर कर, उस तरीके से याद होंगे। लेकिन मैं ये मतलब ध्यान नहीं देता। इसका फिर एक सोल्यूशन ये निकला था कि 5 बार आप जब रिवाइज कर रहे हो ना, तो पहली बार जब आप जैसे लेक्चर देखते हो, लेक्चर से पढ़ लिया, उसके बाद जब फर्स्ट रिवीजन करते हो ना, तो समझ के लाइन बाय लाइन समझ के पढ़ो, ठीक है ना। और सेकंड, उसके बाद थर्ड रिवीजन, फोर्थ रिवीजन, फिफ्थ रिवीजन जब भी आप करते हो, बस लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना। जैसे आप नॉवेल रीडिंग करते हो वैसे रीडिंग करते हो, वैसे रीडिंग करते ना। हेलो, जैसे मैं एक बुक पढ़ता हूँ, जैसे कि मैंने ऑडिट बुक थी, मैं अभी से पढ़ना बताता हूँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट इंटेंशंस टू लिक्विडेट द एंटिटी और टू सीज ऑपरेशंस, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, लॉस ऑफ ए मेजर मार्केट, की कस्टमर्स, फ्रेंचाइज लाइसेंस और प्रिंसिपल सप्लायर्स। फर्स्ट रिवीजन, ठीक है। थर्ड रिवीजन भी होगा। फिर जब थोड़े दिन के गैप के बाद वापस मैंने पढ़ने बैठा, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट द एंटिटी और सीज ऑपरेशन, लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। बस ऐसे पढ़ते जाना। सिंपली खुद को क्वेश्चन मत करना कि मुझे रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस आप जब एग्जाम के 1.5 डेज में जब पढ़ के जाओगे ना इस चीज को, मैंने देखा है कि डेफिनेटली हाँ रिकॉल हुआ है। सेकंड रिवीजन में बस दिमाग लगाना, समझना उन चीजों को हिंदी में। अच्छा ये यूं कहता है, जैसे कि दैट द असेट्स आर नेदर अंडरवैल्यूड और ओवरवैल्यूड, तो इसका मतलब अच्छा अंडरवैल्यूड ना ओवरवैल्यूड, ठीक है। थर्ड फोर्थ रिवीजन में सिर्फ सिंपली रीड करते जाना है। आप प्रैक्टिकली एक बार खुद करके भी देख सकते हो कि 5 नंबर ऑफ रिवीजन जैसे ज्यादा होते रहते हैं ना, उसके बाद अपने आप दिमाग बैठ जाता है। और जब 1.5 डेज में से पढ़ते हो ना, तो डेफिनेटली ये रिकॉल होता है, ऑडिट हो या एआईएम, इसकी यही स्ट्रैटेजी। खुद को टॉर्चर मत करना, भाई मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ना खुद से कुछ पूछना। लेकिन हाँ 4 to 5 रिवीजन हो गए, उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देने बैठते हो, उसके बाद इसे ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो इस मेथड को कि हाँ 4 रिवीजन मैंने करे हैं भैया की स्ट्रेटजी बनाने के बाद। अब टेस्ट करके देखता हूँ याद आते कि नहीं। आप पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे याद आ जाए, लेकिन जैसे क्वेश्चन में 5 पॉइंट है तो 3 से 4 पॉइंट तो आपको रिकॉल हो जाएंगे। 3 से 4 पॉइंट भी काफी होते हैं, सारे पॉइंट तो यार देखो अब भगवान का आशीर्वाद होता है उस बच्चे को रिकॉल होते होंगे। तो ऑडिट एंड एआईएम के लिए यह वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स है। इसे टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं। मैंने उनसे भी पूछा है इस बात को कि हाँ ये सही है कि नहीं, उन्होंने बोला कि हाँ ये सही है, ऐसा ही करना पड़ेगा थियरी सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो लो हो। लो में भी बहुत सारे बच्चे मतलब बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। लो में बहुत सारे सेक्शंस ऐसे रहते हैं जो मतलब घिचुड़ रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं, बट अपन उनके प्रोविजंस क्या है वो रिकॉल नहीं कर पाते, किस तरीके से लिखना है वो रिकॉल नहीं कर पाते। अब मैं क्या जनरल प्रॉब्लम्स आपको डिस्कस करता हूँ। जैसे कि मुझे रहती थी लो में सेक्शन नंबर कभी अभी याद नहीं रहते। लो में लिखना किस पैटर्न में, वो बच्चे है ना पहले से लो में लिखना किस तरीके से, तो उसके लिए आपको यूट्यूब में बताऊंगा, सजेशन देता हूँ। यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखो एंड खुद लिखने की आदत डालो लो घर पे, कुछ समय उसके लिए निकालो कि लो में आंसर्स किस तरीके से निकल जाते हैं। पहले फैक्ट्स ऑफ द केस लिखा जाता है, फिर पहले प्रोविजन लिखा जाता है, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर एनालिसिस, फिर कंक्लूजन, इस तरीके से लो के आंसर सोल्व किए जाते हैं। उसके बाद आता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी इको की थियरी। यार 40 नंबर का इको की थियरी आती है और उसमें कंटेंट इतना सारा, किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो मैं बता दूं कि इको के जो पेपर्स रहते हैं ना, उसमें मैं अरे यार चीटियां मैं ना इसको काट दूं, बहुत आवाज करी सही है ना। तो मतलब 3 नंबर या 2 नंबर से ज्यादा के क्वेश्चंस नहीं आते थे उसमें।
ठीक है ना, सॉरी वो गुस्सा करने के लिए, पर यार वो डिस्टर्ब कर चुकी है मुझे बहुत देर से, मतलब पूरी वीडियो बना रहा हूँ जब से चू 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 कर रही है वो। 3 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर या 2 नंबर के इससे ज्यादा के क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। तो आपको है ना हर एक पैराग्राफ के मैक्सिमम 3 पॉइंट्स या फिर 5 पॉइंट्स याद करने, ज्यादा पॉइंट्स याद करने के लिए। जैसे राहुल सर पढ़ाते थे, उनने पॉइंटर्स दे रखे थे हमें इको के हर थियरी के, तो इको में फिर थियरी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी क्योंकि उसकी थियरी बहुत वास्ट थियरी है, उसमें जो टर्मिनोलॉजीज है डिफरेंट वो रिकॉल करना बहुत मुसीबत होती है। उसके लिए एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बना दूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम आती थी, मतलब उसकी एक वीडियो बना दो। एंड ये प्रॉब्लम मुझे आती थी, मैं बता रहा हूँ। एंड एडवांस अकाउंट का बड़ा सिलेबस, उसमें नंबर ऑफ एज बहुत ज़्यादा है यार, मतलब चैप्टर्स भी बहुत बड़े बड़े, जैसे कि कंसोलिडेशन आ गया, उसके बाद आ जाता है अपना पार्टनरशिप। तो इन सब सब्जेक्ट के लिए मैंने हिंट्स को भी तो बनाई सही, साथ ही साथ में एक और काम करा कि मैंने इनके ऑडियो नोट्स बना लिए। ऑडियो नोट्स मतलब जैसे क्या रहता है, पार्टनरशिप में मैं जब भी क्वेश्चन नोट्स पढ़ मतलब क्वेश्चन सोल्व करता था तो उसको वॉइस में बोलता था कि क्वेश्चन 16 जैसे क्वेश्चन 16 हुआ, इसमें ऐसा सोल्व किया गया है और इसमें नया पॉइंट किए। वॉइस नोट से मैंने जितने भी सॉल्यूशन होते थे ना क्वेश्चन के वो रिकॉर्ड कर दी। तो मुझे क्या होगा, पार्टनरशिप को बार बार पूरा सोल्व नहीं करना पड़ेगा, बस अपना वॉइस नोट कान में लगाऊंगा, सुनता रहूंगा और मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि अपनी वॉइस क्या वापिस से सुनेंगे ना तो माइंड में और घूमेगी और इस तरीके से रिटेंशन पावर बढ़ेगी। तो इस तरीके से बड़े बड़े चैप्टर्स तो आपके ओवरकम होंगे। उसके बाद आती है बात एज पर कि भैया इसमें ढेर सारे एज है, तो एज के लिए भी जो उनके क्वेश्चंस के जो प्रैक्टिकल रहते हैं उनके सॉल्यूशंस तो ऐसे वॉइस नोट्स में बना देना। हर के वॉइस नोट्स मत बना लेना, क्योंकि प्रैक्टिकली हाथ से सोल्व भी करना रहता है क्वेश्चन को, उस पर भी ध्यान देना। हर क्वेश्चन का वॉइस नोट नहीं, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो छोटे छोटे हैं या फिर जिनमें कम पॉइंट्स है, बड़े बड़े जिनमें ज्यादा पॉइंट्स है ना उनको तो हाथ से करके देख लेना। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ढूंढ लेना हर एक चैप्टर में जो खुद के हाथ से करने हो, बाकी के वॉइस नोट बना लेना, हिंट्स कॉपी बना लेना। और जो आते हैं एज में, एज के लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी वीडियो, ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं टैक्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यार टैक्स सब्जेक्ट मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, उसके बाद पता चला अरे भाई यार इसके तो हर एक क्वेश्चन इनोवेटिव आते हैं, हर एक प्रोविजन कैसा लग रहा है यार, पता ही नहीं चल रहा है। टैक्स के लिए सेपरेट वीडियो लूंगा। टैक्स में मेरी मिस्टेक्स जो हुई थी ना उसको आपको ध्यान देना होगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आगे बड़ा पछताओगे। उसके बाद आती है 3 मंथ्स रिवीजन शेड्यूल प्लान नहीं करना। अभी मैंने ऐसा सोचता हूँ कि अभी इस वीडियो को भी यहीं रोकता हूँ, विराम देता हूँ, उसका पार्ट 2 मैं अलग से लॉन्च कर दूंगा अगर आपने इस वीडियोस में मेरे को ज़्यादा नंबर ऑफ लाइक्स दिए तो, ठीक है। तो अभी काफ़ी बोल लिया हूँ मैं, अब से पूछता हूँ कि आपको मेरी वीडियो, आपकी मेरी मेहनत कैसी लगी। मेरी वीडियो को बताना कि अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड लाइक जरूर करना, बोला भी नहीं सारा, इतना बोल दिया मैंने। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन, कंटिन्यू जर्नी, मतलब इसके बाद जो फाइनल आता है आर्टिकलशिप, जो भी उससे रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियोस आती रहेगी कि क्या मिस्टेक्स होती है कॉमनली बाय स्टूडेंट्स, क्यों नहीं करना चाहिए, उनके सॉल्यूशंस क्या रहते हैं, आर्टिकलशिप रिलेटेड भी बनाऊंगा आगे जाके। एंड जब तक के लिए आपका भाई आपसे